हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है पार्ट 2 आर्ट एंड कल्चर का। इससे पहले हमने किया था पार्ट 1 और हम कर रहे हैं एडिक्विटी के ऊपर एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे पेज 13 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका। आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट फेमस टॉपिक या कह सकते हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी। एसएससी का टीसीएस ने तो हर बारी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार के पूछे हैं, ठीक है। और एडीपीटी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे अभी फेज 13 में, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछे हैं एडीपीटी ने स्टेटमेंट वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शिल्पकला और शिल्पकारों के बीच संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? ग्राफ की आवश्यकता। तो आपको पता ही होगा शिल्पकला अक्सर ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा या मांगों को पूरा करने के लिए की जाती है। ग्राहक की पसंद और आवश्यकताएं शिल्पकार के लिए क्या करेगी दोस्तों? शिल्पकार को सेटिस्फाई करेंगे कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसको इम्पैक्ट डालेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है ना। उसके लिए तो शिल्पकार काम किस लिए करता है? ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं पहला क्या है दोस्तों, सही है। समस्याओं के समाधान की प्रकृति, ये भी होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, इसका भी इम्पैक्ट होगा। क्या कह सकते हैं, शिल्पकार समस्याओं को हल करने या विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी कला का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु बनाना या किसी समस्या का समाधान प्रदान करना, ठीक है, शिल्पकला से। तो ये अपने आप में सेकंड भी है, शिल्पकारों का कौशल, ये भी दोस्तों आएगा इसमें, ठीक है। शिल्पकारों का कौशल और उसकी जो उनकी विशेषज्ञता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने और कह सकते हैं जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। और ये उनके काम क्या है, मूलभूत पहलू माना जाता है। तो ये भी अपने आप में कह सकते हैं, ये तीनों के तीनों घटक शिल्पकला और शिल्पकारों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? कहना है भारत में हस्तशिल्प कई समुदायों के लिए अर्थव्यवस्था का आधार मिलकर आय अर्जित करने का एक स्रोत होते हैं। ये दोस्तों अपने आप में ठीक है। हस्तशिल्प भारत में कई ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के लिए आय का, इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, शिल्प का उत्पादन उन महीनों में किया जा सकता है जब कृषि गतिविधि कम होती है, जिससे परिवार की अतिरिक्त आय मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में कह सकते हैं ठीक है ना। ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणियां मुख्य रूप से संबंधित थी। आपको बताना है श्रेणियां किससे संबंधित थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन यूरोप में श्रेणियां कारीगरों और व्यापारियों का संगठन था। और इसमें जैसे कि पहला है गुणवत्ता उत्पादन नियंत्रण। कह सकते हैं कारीगर और व्यापारी के जो संगठन थे, वे अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते थे। तो यहाँ पे अपने आप में ये दोस्तों क्या होगा, करेक्ट है। अरे सार्वजनिक एवं मूल्य है, वे अपने सदस्यों के लिए कह सकते हैं उचित मजदूरी और वस्तुओं के लिए उचित मूल्य निर्धारित करते थे। ये भी अपने आप में ठीक है। मजबूत व्यापार नियम को बनाए रखना, ठीक है, वे व्यापार को नियंत्रित करने और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए सख्त नियम बनाते और लागू करते थे। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कारक 17वीं शताब्दी में भारत के घरेलू बाजार की स्थिरता तथा दुनिया भर में भारतीय बाजार की प्रतिष्ठा का कारण है? पहला है दरबारी संरक्षण। तो ध्यान रखेंगे, दरबारी संरक्षण दोस्तों 17वीं शताब्दी में शासकों और कुलीन द्वारा कला, शिल्प और व्यापार को दिया गया संरक्षण कारीगरों और व्यापारियों के लिए वो स्थिर बाजार सुनिश्चित करता था। स्थिर बाजार सुनिश्चित करता था, जिससे गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन होता था। ये अपने आप में ध्यान रखेंगे क्या है, भारतीय बाजार की प्रतिष्ठा का कारण है।
दुनिया भर में, ठीक है। व्यापार 17वीं शताब्दी में भारत का मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का व्यापक व्यापार नेटवर्क था। ये भी दोस्तों इंक्लूड होगा। यजमानी प्रणाली, ये दोस्तों वो प्रणाली थी, ध्यान रखना आपको, जहाँ पे पारंपरिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें विभिन्न जातियों के परिवार सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता प्रदान की। ये अपने आप में, ठीक है, ये भी इंक्लूड करेंगे। तो ये भी क्या था, भारतीय घरेलू बाजार की स्थिरता तथा दुनिया भर में भारतीय बाजार की प्रतिष्ठा का कारण था, कह सकते हैं। तो सभी कारण थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मोती जैसे रत्न और हीरे जैसे मूल्यवान पत्थरों ने भारत को धन एवं प्राकृतिक संसाधनों की एक खंडित भूमि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। धन तथा असाधारण कौशल की भूमि होने की कहानियां यूरोप के व्यापारियों को भारतीय उपमहाद्वीप में आने के लिए आकर्षित करती थी। ये भी दोस्तों ठीक है स्टेटमेंट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, महात्मा गांधी ने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान एक जहाज पर मात्र 9 दिनों में इस पुस्तक को लिखा था। इसने महात्मा गांधी ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी ने केवल कताई एवं बुनाई के महत्व पर बल दिया। ये दोस्तों हम नहीं कह सकते। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसमें कताई बुनाई महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन्हीं पर बल दिया, कताई और बुनाई पे, ये गलत है। उनके लिए अहिंसा पर आधारित एक ऐसी दुनिया को ही महत्व दिया जा सकता है जो उद्योगों से अछूत हो, या कह सकते हैं अछूते हो। दोस्तों ये भी क्या है, ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां अहिंसा सर्वोपरि हो। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उद्योगों के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो ये भी गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न तो एक नहीं दो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रवादी सरकार ने गांधी के ग्रामीण विकास आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल के बजाय भारी औद्योगिकरण का रास्ता चुना। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारी औद्योगिकरण ध्यान केंद्रित किया, जिसे नेहरू इंडियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद शिल्प को पुनर्जीवित करने का कोई उपाय नहीं किया गया तथा शिल्प समुदाय के कल्याण को पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई। ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है गलत है, इलॉजिकल है, आप खुद ही कह सकते हैं, देख सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन, केवल एक ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित शिल्प विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों में से हैं? है ना? शिल्प को बढ़ावा देना दोस्तों, ठीक है, इसका उद्देश्य शिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करना और कारीगर को सहायता प्रदान करना, ये अपने आप में ठीक है। अनुसंधान एवं डिजाइन विकास, ये भी दोस्तों कह सकते हैं हस्तशिल्प उत्पादों में नवाचार सुधार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नए डिजाइन के विकास पर केंद्रित है। तकनीक विकास का मतलब है इसका लक्ष्य हस्तशिल्प उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना है, ये भी ठीक है। विपणन, विपणन का मतलब हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विपणन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या या समस्याओं का समाज आज के शिल्पकारों एवं शिल्प उद्योगों द्वारा किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है? तेजी से घटते कच्चे माल, ये अपने आप में समस्या है। ठीक है, शिल्पकारों और शिल्प उद्योगों के लिए सीमित पूंजी की उपलब्धता, ये भी समस्या है। सस्ते आयात के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी एक समस्या है।
राइट आंसर होगा जो डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन काल में भारत में सामान्य रूप से शिल्पी ही डिजाइनर होते थे। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है अपने आप में सही है। कारीगरों या मिस्त्रियों के समूह इस तरह के शिल्पियों के मार्गदर्शन में काम करते थे तथा ये देश भर के विभिन्न विकास शिल्पों और क्षेत्रीय से संबंधित होते थे। ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना है, करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसने यूरोप में घटते हस्तशिल्प पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया? पहला विलियम मोरिस। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी डिजाइनर, लेखक और समाजवादी थे जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन के प्रमुख अंकड़ों में से एक थे। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के विरोध में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं के पुनरुत्थान या कहते हैं उनको जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस पर जोर दिया। उसके बाद जॉन रस्किन, ये एक प्रभावशाली अंग्रेज कला आलोचक, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने भी औद्योगिक क्रांति के नेगेटिव इम्पैक्ट और हस्तशिल्प के पतन पर चिंता व्यक्त की और कला और शिल्प के नैतिक और सामाजिक महत्व पर इन्होंने बल दिया। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों।